आज का हमारा लेक्चर है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के ऊपर। हमने प्रीवियसली हम लोगों ने रिग्रेशन के बारे में लर्न किया था और मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसका न्यूमेरिकल भी किया था और साथ में उसकी लैब भी की थी। तो उम्मीद है आपने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन आप लोगों का जो असाइनमेंट था वो आप लोगों ने कर लिया होगा और आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि रिग्रेशन किस तरीके से वर्क करता है और आप रिग्रेशन के ज़रिए किस तरीके से एक कंटिन्यूस वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आज इसी को फर्दर लेके चलेंगे, रिग्रेशन को क्लोज करते हैं और अब हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स की जाने बढ़ते हैं। देखें, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं और हम इनके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी प्रॉब्लम के लिए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को चूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होते हैं जिसमें हमारे पास के नियरेस्ट नेबर होता है, नाइव बेस होता है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे पास होता है। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला एल्गोरिथम हमारे पास हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो के नियरेस्ट नेबर होगा। के नियरेस्ट नेबर पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से। आपको क्लासिफिकेशन टास्क होता क्या है? क्लासिफिकेशन टास्क किसी चीज़ को, किसी डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करने को कहते हैं। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम क्या करते हैं, किसी चीज़ को क्लासिफाई करते हैं। आप कोई इमेज दे दें या तो फिर कोई डेटा पॉइंट दे दें या तो फिर कोई इंफॉर्मेशन दे दें, हम लोग कोई डेटा दे दें उसको, तो आपका मॉडल इस कैपेबल होना चाहिए कि वो उसको क्लासिफाई कर दे कि वो है क्या। तो इसको इस तरह के एल्गोरिथम को हम लोग क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम कहते हैं जो आपके डेटा पॉइंट को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन हमारे पास दो तरह की होती है, एक बाइनरी क्लासिफिकेशन होती है, एक मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन होती है। जिस तरीके से आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होता है। बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास सिर्फ दो लेबल होते हैं। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि हम लोग ईमेल को जो है वो लेबल दे रहे हैं कि वो स्पैम है या नॉट स्पैम है। इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास क्लासेस जो थी वो सिर्फ दो थी, स्पैम में थी या तो फिर नॉट स्पैम में थी। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा यस और नो, कोई ऐसा डेटा पॉइंट है जिसको हमने क्लासिफाई करना है यस और नो के अंदर, ट्रू या फॉल्स के अंदर, तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं। जबकि इसकी जो एडवांसमेंट है हमारे पास वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा लेबल्स होते हैं। देखिए, मिनिमम लेवल्स दो होने चाहिए क्योंकि जाहिर सी बात है वन लेवल का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे तो क्लासीफाई होगा ही नहीं। तो मिनिमम लेवल दो ही होने चाहिए, तो जो मिनिमम कैपेसिटी होती है लेवल्स होने की वो दो ही रहती है, ये तो लॉजिकल सी बात है। ठीक है, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो से ज़्यादा लेवल्स होते हैं। लाइक एक इमेज है, उसको हम लोगों ने क्लासीफाई करना है कि वो कौन सा एनिमल है, तो एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 5 एनिमल्स हैं, उन 5 एनिमल्स की जो नेम है उसको हमने क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा एनिमल है, जिसके अंदर कैट है, डॉग है, लाइन है, स्नैक है। तो ऐसे बहुत सारे नेम्स हो सकते हैं, तो इस किस्म की क्लासिफिकेशन को हम लोग कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये था छोटा सा ओवरव्यू हमारा बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के ऊपर। आगे चलते हैं हम लोग अपने अब एक्चुअल एल्गोरिथम की जाने चलते हैं कि के नियरेस्ट नेबर होता क्या है। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और ये टोटली बेस करता है हमारे डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो है एक ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करता है उसके नेबर के लेबल के थ्रू, कि उसके जो नेबर्स हैं, डेटा पॉइंट्स के नेबर्स हैं, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। और मेजॉरिटी वोट जिसका होगा वो जो है वो हमारे जो अननोन क्लास है उसको जो है लेबल असाइन हो जाएगा। ठीक है, KNN इज मोस्ट ऑफन यूज फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। जबकि ये याद रखें कि KNN रिग्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है कि हम लोग इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे जाके आपको आगे चलेंगे तो थोड़ी सी और मजीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि KNN किस तरीके से वर्क करता है। KNN इज यूज फॉर बोथ बाइनरी एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। देखें फिलोसफी क्या होती है इसकी, KNN की फिलोसफी ये है कि देखें ये हमारे पास एक्स एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर हमारे पास दो क्लासेस के जो हैं वो डेटा सेट हैं। क्लास ए जो है हमारे पास ये स्टार है और क्लास बी जो है हमारे पास ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्लास बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्लास ए।
अब करना ये है कि हमारे पास एक डेटा पॉइंट आया है ये, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्लासिफाई करना है कि ये है कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये क्लास ए को बिलोंग करता है या क्लास बी को बिलोंग करता है। तो इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर होता है के जो है एक हाइपर पैरामीटर होता है, जिसको डेवलपर डिसाइड करते हैं कि के की वैल्यू क्या रखनी है। मिसाल के तौर पर के की वैल्यू अगर हमने 3 रखी, के इज इक्वल टू 3, तो यानी कि 3 नेबर्स हम लोग लेंगे। ये हमारे पास अननोन डेटा सेट है। इसके 3 नेबर्स कौन से हैं, इसके 3 करीबी नेबर्स, सबसे जो कम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं 3 नेबर्स इसके लेंगे। तो इसके जो करीबी डिस्टेंस के ऊपर एक ये स्टार था, एक ये ट्रायंगल था, एक ये ट्रायंगल था। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया। इसके करीबी जो नेबर्स थे कम डिस्टेंस के ऊपर थे वो ये 3 आ गए के की वैल्यू। मेजॉरिटी वोट इसके अंदर कौन से हैं, मेजॉरिटी वोट इसके अंदर ट्रायंगल के आ रहे हैं यानी कि क्लास बी के। तो ऑटोमेटिकली जो हमारा न्यू डेटा सेट जो क्लासी जो न्यू डेटा पॉइंट जो क्लासीफाई होना था उसको असाइन हो गया क्लास बी ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको मजीद एडवांस करते हैं, के की वैल्यू जो है हम लोग रख के देखते हैं 7, यानी कि के की वैल्यू 7 रखी है हमने, तो यकीनन हम लोगों ने मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर 7 नेबर्स लेने हैं उसके, 7 पड़ोसियों को उठाना है। तो ये जो हमारे पास अननोन डेटा पॉइंट है इसके साथ करीबी डिस्टेंस के ऊपर ये 3 तो थे। और करीब का डिस्टेंस अगर मेजर करें तो ये हमारे पास एक सर्कल यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 डेटा पॉइंट्स इसके नेबर्स के अंदर आ रहे हैं सबसे मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर। अब इनमें देखेंगे कि मेजोरिटी के वोट किस तरीके से, मेजोरिटी वोट किसको जा रहे हैं, 4 स्टार है यहाँ पे और 3 जो है वो ट्राइंगल है। तो यानी कि जब हमने के की वैल्यू 7 रखी तो न्यू डेटा पॉइंट हमारा क्लासीफाई हुआ क्लास ए। लेकिन फर्क आया ना इन दोनों के अंदर, जब हमने के की वैल्यू 3 रखी और के की वैल्यू 7 रखी तो हमारा जो है वो न्यू डेटा पॉइंट जो है वो डिफरेंट क्लासीफाई हो रहा है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारी के की वैल्यू रखना कितनी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको इवेल्युएशन इसको यानी कि ऑप्टिमाइज करेंगे। के हमारा हाइपर पैरामीटर, देखिए हाइपर पैरामीटर क्या होता है। हाइपर पैरामीटर वो पैरामीटर्स होते हैं जो डेवलपर खुद रखते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं उसको मॉडल की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। तो यहाँ पे के की वैल्यू डेवलपर रखेगा, जब वो के एन एन का मॉडल डेवलप कर रहा होगा तो वो के की वैल्यू को खुद ऑप्टिमाइज करेगा। वो डिफरेंट के की वैल्यूज रखेगा, के की वैल्यू 3 भी रखेगा, के की वैल्यू 7 भी रखेगा और एक ऑप्टिमल के की वैल्यू निकालेगा, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के निकालेगा और उसको फिक्स करेगा। तो ये जो है वो डेवलपर का काम होगा। तो इस टाइप के पैरामीटर्स को हम लोग कहते हैं हाइपर पैरामीटर्स, ठीक है। हम लोग सिर्फ एक नहीं रख सकते, यहाँ पे के की वैल्यू 3 रखेंगे, के की वैल्यू 7 रखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। तो हम लोग मल्टीपल वैल्यूज ऑफ के रख के चेक करेंगे और उस मॉडल को एवेल्युएट करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे और हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जब हम लोग हाइपर पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इसको लिख लें आप लोग, ये कीवर्ड है ये स्लाइड के अंदर मौजूद नहीं है, इसको आप अपने पास लिख लें, ठीक है। तो ये तो हो गया। अच्छा इसमें एक और मसला आता है कि आप के की वैल्यू रखें कैसे। के की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी, ये तो हमने रखे हैं अभी ऑड नंबर्स रखे हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स रखे हैं हमने। अगर हम इसके अंदर इवन वैल्यूज रखते हैं, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पे इवन रखी, ठीक है, इवन वैल्यूज रखी हैं अगर हमने यहाँ पे, तो उस दोनों के दरमियान मुमकिन है कि टाई हो जाए। यानी कि हमने नियरेस्ट नेबर के ऊपर अगर हमने के की वैल्यू 4 रख दी, 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अगर उस नियरेस्ट डिस्टेंस के अंदर 2 स्टार आ गए और 2 ट्रायंगल आ गए, यानी कि 2 ही क्लास ए के आ गए, 2 ही क्लास बी के आ गए, तो इन दोनों के अंदर टाई हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि के की वैल्यू कभी भी हम इवन ना रखें, हमेशा इसको जो है वो ऑड लेके चलें ताकि उस दोनों के दरमियान टाई ना हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी के की वैल्यू किस तरीके से रखते हैं। अच्छा हम लोग डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि जो हमारा न्यू डेटा पॉइंट जो क्लासीफाई होना है उसका जो है वो डिस्टेंस जो है किस तरीके से मेजर करेंगे। यानी कि हमने डिस्टेंस मेजर करके उसके नेबर्स डिसाइड करें ना कि उसके नेबर्स में कौन है, कि करीब करीब जो डिस्टेंस के ऊपर है वो उसका नेबर है। तो हमने पहले इसका इसके स्टार के साथ डिस्टेंस मालूम करा, इसका इसके साथ इन सारे डेटा पॉइंट्स के साथ हमने इनका डिस्टेंस मालूम करा। डिस्टेंस मालूम करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये 3 जो है वो उसके नेबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो वो डिस्टेंस इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस के जरिए हम 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं।
तो ये इसका फॉर्मूला होता है। आप अगर उसको मैथमेटिकली भी करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको जो है वो इसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस के थ्रू 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो के एन एन की फिलॉसफी यही है कि हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है उसके नेबर्स के अंदर उसके पास एक एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, मेजॉरिटी वोट को लेते हैं और जो है उसको न्यू डेटा पॉइंट जो है उसको असाइन कर देते हैं। दो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन, हाउ डू यू फाइंड द सिमिलैरिटी और क्लोजनेस। द similarity criteria would be used choose more similar objects and call them neighbor। वही बात की हुई है कि हम लोग जो है वो मोस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं उनको एज अ नेबर सेलेक्ट करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, ये डिसाइड डिस्टेंस कैलकुलेट करके हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि उसके नेबर्स में कौन है। ठीक है, और हर नेबर्स के पास एक एक वोट होगा। एक सुपरवाइज लर्निंग टास्क है ये। सुपरवाइज लर्निंग टास्क के अंदर जाहिर सी बात है कि हमारे पास हर डेटा पॉइंट के पास एक अपना लेबल मौजूद होगा पहले से ही। ठीक है, तो उसी लेबल्स को, उसी जो करीब के नेबर्स के डेटा पॉइंट्स है उसी से हम लोग वोटिंग करेंगे। जो भी हमारे पास जो है वोट के अंदर जीतेगा हम उसको न्यू डेटा पॉइंट को क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, वही बात की हुई है यहाँ पे। हमारे पास हाउ मेनी नेबर्स टू चूज फॉर वोटिंग, यानी कि के की वैल्यू हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। तो के की वैल्यू ये डेवलपर का काम होता है। जब आप के एन एन मॉडल डेवलप करेंगे तो आप डिफरेंट के की वैल्यूज जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, और आप जो है एक ऑप्टिमल वैल्यू निकालेंगे जिसको हम लोग कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। अब आप के की वैल्यू एज अ डेवलपर आप के की वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के निकालेंगे, टू बी डिटरमाइंड बाय डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर। देखें, एक मसला आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले उस मसले को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आउटलायर को देख लेते हैं कि आउटलायर क्या होता है। अपने डेटा साइंटिस्ट, जितने भी डेटा साइंटिस्ट जहाँ पे मौजूद हैं अभी इस कोर्स के अंदर, तो उनको पता होगा कि आउटलायर्स क्या होते हैं। आउटलायर्स वो होते हैं जो हमारे डेटा आउटलायर्स वो एक हमारा डेटा पॉइंट होता है जो हमारे डेटा की नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उससे बिल्कुल हटके होता है। यानी कि एक हमारा डेटा पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक्स वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। मिसाल के तौर पर एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे जो है वो एक हाउस है। एक हाउस का जो है वो स्क्वायर फीट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने स्क्वायर फीट के ऊपर बना हुआ है। ये स्केल जो है एक्स एक्सिस ये इसको डिफाइन कर रहा है। जो वाई एक्सिस है वो उसकी प्राइस को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए में हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हाउस जो है वो हमारे पास 100 स्क्वायर फुट है तो उसकी प्राइस जो है वो उतनी होगी। जिस तरीके से स्क्वायर फुट बढ़ता जाएगा इस तरीके से प्राइस भी बढ़ती जाएगी। तो ये डेटा सेट हमारा एक लीनियर जा रहा है ऊपर, प्राइस बढ़ता जाएगा और सॉरी स्क्वायर फीट बढ़ता जाएगा हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये स्केल अप होता जाएगा यानी कि इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप हमारा जो स्क्वायर जो डिस्टेंस और हमारा प्राइस के ऊपर है हाउस प्राइसिंग के अंदर, वो एक लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, तो ये डेटा पॉइंट को अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें ये वाला, तो ये देखें अगर यहाँ पे स्क्वायर फुट इतना कम और प्राइस इतनी ज़्यादा, स्क्वायर फुट इतना कम यहाँ पे और प्राइस इतनी ज़्यादा वाई स्केल के ऊपर, तो ये एक हमारा हम लोग को कह सकते हैं ये एक आउटलायर है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बिल्कुल हटकर है। बहुत ही रेयर केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ऐसा नहीं होता है कि इतना कम स्क्वायर फुट के ऊपर इतनी हाई जो है वो प्राइस हो। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा एक आउटलायर है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एक डेटा पॉइंट लगा दूँ, एक डेटा पॉइंट यहाँ पे, तो आप लोग मुझे बताएं क्या ये आउटलायर है या नहीं। ये आउटलायर नहीं है। क्यों आउटलायर नहीं है? क्योंकि ये डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहा है, लाइन में आ रहा है। एक ये पॉसिबल है ना, यहाँ पे जितना ज़्यादा स्क्वायर फुट है उतनी ज़्यादा प्राइस आ गई यहाँ पे। तो ये यानी कि इसके स्केल के अंदर आ रहा है, तो ये एक आउटलायर नहीं है, इसको हम आउटलायर नहीं कह सकते। इसी तरीके से अगर एक डेटा पॉइंट यहाँ पे, तो ये भी एक आउटलायर नहीं है। कम प्राइस, कम स्क्वायर फीट, कम प्राइस, आउटलायर नहीं है। तो ये इस तरह के आउटलायर्स नहीं होते हैं हमारे पास, ये भी हमें कंसिडर करना पड़ता है कि हर चीज़ आउटलायर नहीं होती। ठीक है, कुछ आउटलायर्स नहीं भी होते हैं। आगे चलते हैं, हम इसको समराइज करते हैं कि एन एन जो है वो प्रोसेस किस तरीके से चलता है। पहला स्टेप होता है हमारे पास डिसाइड ऑन योर सिमिलैरिटी और डिस्टेंस मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जो है वो नियरेस्ट नेबर सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी के की वैल्यू, बेस्ड ऑन दी वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अगर हमने 3 रखी है तो हम लोग 3 मिनिमम डिस्टेंस, मालूम तो सबका डिस्टेंस करेंगे लेकिन चूज क्या करेंगे,
चूज सिर्फ 3 नेबर्स करेंगे क्योंकि हमने के की वैल्यू 3 रखी है। तो सबसे पहले के की वैल्यू डिसाइड करते हैं हम लोग कि के की वैल्यू क्या रखना है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं। डिस्टेंस मेजर करने के बाद हम लोग असाइन कर देते हैं मेजोरिटी वोट। फिर हम लोग के की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करते हैं। फिर जैसे पहले हम स्टेप के अंदर हम लोगों ने के की वैल्यू 3 रखी, फिर हमने के की वैल्यू 1 रखी, फिर हमने के की वैल्यू इस तरीके से बढ़ाते गए। पहले 1 रखी, फिर के की वैल्यू 3 रखी, फिर 5 रखी, 7 रखी, 9 रखी। तो इस तरीके से हम लोग परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और के की वैल्यू को ऑप्टिमाइज करते हैं। देखिए अगर हमने के मिसाल के तौर फर्ज करें, अगर हमने के की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, अगर हमने के की वैल्यू 1 रख दी और फर्ज करें कि के हमारा आउटलायर हुआ, ये एक आउटलायर हुआ, हमारे पास जो डेटा पॉइंट है क्लासिफाई करने वाला वो ये है, और इसका मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर ये था, के की वैल्यू हमने 1 रखी थी, तो ये तो आउटलायर था। तो इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि के की वैल्यू 1 ना रखें, क्योंकि के हमारे पास अगर के की वैल्यू 1 रखी तो वो पॉसिबल है कि वो डेटा पॉइंट जो उसके नियरेस्ट नेबर में वो आउटलायर भी हो सकता है। तो इसलिए अवॉइड करते हैं कि मिनिमम के की वैल्यू ना रखें। इसी तरीके से हमारे पास 2 आउटलायर्स भी तो हो सकते हैं, 2 आउटलायर भी हो सकते हैं, 3 आउटलायर भी हो सकते हैं, तो ये भी मिनिमम वैल्यू में फंस जाएगा। तो हम लोग अवॉइड करते हैं कि के की वैल्यू मिनिमम ना रखें। अगर के की वैल्यू मिनिमम रखने पे हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है तो फिर भी हम लोग थोड़े से मशकूक हो रहते हैं कि के की वैल्यू मिनिमम एहतियात करते हैं कि ना ही रखें, क्योंकि वो आउटलायर्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा भी नहीं रखनी चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा रख लेते हैं तो हमारा मॉडल जो है वो ओवरली जनरलाइज हो जाता है, रियल वर्ल्ड के ऊपर जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये थे हमारे के एन एन के स्टेप्स। अब हम चलते हैं इसकी लैब एक्टिविटी की तरफ। हम लोग जो है वो डिफरेंट वैल्यू ऑफ के रख के हम लोग उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लैब आ गई। लैब के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। देखें ये हमारे पास हम लोग काम करेंगे आईआरएस डेटा सेट के ऊपर। आरएस डेटा सेट के बारे में भी देखते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पास एसक्यूएल लर्न जो है डेटा सेट्स के अंदर आयरस को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए हम लोगों को ऑलरेडी सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट इसको लाइब्रेरी से इंपोर्ट करेंगे। कुछ ऐसे डेटा सेट्स होते हैं हमारे पास जो हमारे पास लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद नहीं होते, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास एसक्यूएल वालों ने आरएस डेटा सेट को उसके अंदर लोड करके रखा हुआ है पहले से, हमें जैसा उसको इंपोर्ट करना होता है। हमने क्या किया, एसक्यूएल डॉट डेटा सेट में से आर एस डेटा सेट के फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा, आर एस लोड आईरिस को यहाँ पे कॉल करा, लोड आईरिस के फंक्शन को। इसके साथ हम लोगों ने मॉडल सिलेक्शन में से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को लिया। उसके बाद हमने एसक्यूएल डॉट नेबर्स में से के नियरेस्ट नेबर की क्लास को यहाँ पे कॉल करवाया, इंपोर्ट करवाया सॉरी, एक्यूरेसी स्कोर को, एंड देन के फोल्ड। इसके अंदर हम लोग के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन करेंगे। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से क्या होता है, लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले देखें आयरस के बारे में देख लेते हैं कि आयरस डेटा सेट होता क्या है। देखिए आयरस एक फ्लावर का नाम होता है, और आयरस के जो है एक पेटल होता है और एक सेपल होता है। तो उस डेटा सेट के अंदर उसकी आयरस एक फ्लावर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, उसकी सेपल लेंथ उसकी, और सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विथ, ये एक जो है एक फाइल के अंदर स्टोर हुआ हुआ है सारी इसकी। देखेंगे सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ। हर फ्लावर की एक एक अलग अलग क्लास है, जिसकी सेपल लेंथ 5.1 है एंड सो ऑन, पेटल विथ 0.2 है, तो उसकी क्लास हमारे पास सेटोसा है। आगे बढ़ते हैं, जिसकी सेपल लेंथ 6.4 है, थोड़ी सी बड़ी है, और हमारे पास एंड सो ऑन, पेटल विथ हमारे पास 1.2 है, तो उसकी क्लास लेबल क्या है, वर्सी कलर एंड वर्जिनिका। तो इस तरीके से हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 3 फ्लावर्स हैं, और एक फ्लावर एक ही है लेकिन फ्लावर की क्लासेस जो है वो 3 तरह की हैं। ठीक है, 3 क्लासेस हैं हमारे पास, सेटोसा, वर्सिकलर और वर्जिनिका। तो ये डेटा सेट के अंदर यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सेटोसा के बारे में, और वर्जिनिका और वर्सिकलर और वर्जिनिका के बारे में, सेटल उसकी सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ दी गई है। ठीक है, तो इस पे हम लोग ट्रेनिंग करवाएंगे, और फिर जब हम इसको जनरलाइज करवाएंगे तो उसके अंदर हम लोग ये 4 एट्रीब्यूट्स देंगे जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं हमारे, और उससे हम लोग फिर क्लास मालूम करेंगे कि सेटोसा है, वर्सिकलर है या वर्जिनिका है। 3 क्लासेस हमारे पास हैं, तो ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है। ठीक है,
तो ऐसे कि हमने बताया था कि के एन एन मल्टी क्लास के लिए भी यूज़ हो सकता है और बाइनरी क्लास के लिए भी यूज़ होता है, तो ये एग्जाम्पल में हम लोग मल्टी क्लास करेंगे। तो ये डेटा सेट में भाई यही इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। फाइल पे चलते हैं अपनी। तो हम लोगों ने आर एस डेटा सेट को लोड करवाया, जो हमने फंक्शन ऊपर कॉल करा था, तो उसको हम लोगों ने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया आयरस के नाम से। आयरस के अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल फीचर्स और टारगेट वेरिएबल यानी कि हमारे लेबल्स हैं। तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। जो हमारे पास जो डेटा था यानी कि जो फीचर्स थे वो एक्स में स्टोर करवा दिया, और वाई के अंदर हमने टारगेट स्टोर करवा दिया। जब हमने एक्स को प्रिंट करा तो ये देखिए, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ, ये एक एरे के अंदर हमारे पास सारे डेटा स्टोर है। सो बहुत सारे डेटा सेट है। ठीक है। साइज इसका देख लेते हैं क्या है, एक्स डॉट अगर शेप करके देखें इसको। एक्स इज नॉट डिफाइंड, अच्छा इसको रन नहीं करा। डबल ऑब्जेक्ट हैज नो कॉलेबल। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक करी। ये देखिए, हमारे पास 150 4 आया, यानी कि 4 कॉलम्स एक्स के अंदर हमारे पास 4 कॉलम्स है, और नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 150 है यहाँ पे। ठीक है। अगर देखा जाए, 4 कॉलम्स एक्स के अंदर 1 2 3 4, एक्स के अंदर 4 कॉलम्स है, और नंबर ऑफ सैंपल्स 150 आ गए पूरे। तो ये टोटल 160 सैंपल्स का हमारे पास डेटा सेट है। आगे चलते हैं, वाई को देख लेते हैं। वाई हमारे पास ये है। अच्छा, इन्होंने हुआ क्या है यहाँ पे, जब भी हम लोग मॉडल के अंदर डेटा को फीड करते हैं तो वो न्यूमेरिकल डेटा लेता है हमेशा। जो हमारे पास करेक्टर डेटा होता है यानी कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग की फॉर्म में जो होते हैं डेटा, उसको हम लोग को न्यूमेरिकल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो तभी वो उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म हो सकती है। मैथमेटिक्स के अंदर करेक्टर पे कहाँ होती है कैलकुलेशन परफॉर्म, नंबर्स पे होती है। तो इसी तरीके से उसको हम लोगों ने इनकोड किया है यहाँ पे। जीरो का मतलब सेटोसा है, वन का मतलब वर्सिकलर है, टू का मतलब जो भी है हमारे पास तीसरी क्लास होगी इसके अंदर, वर्जिनिटा वर्जिनिका। तो उसको हम लोगों ने इनकोड किया है। इसकी अगर हम लोग शेप मालूम करें तो वो भी आएगी, लेकिन इसके यहाँ पे 4 की जगह 1 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, लेबल हमारे पास एक ही है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक्स आ गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी सेपरेट हो गया, वाई भी सेपरेट हो गया। देन हमने क्या किया, इसको ट्रेन टेस्ट के अंदर स्प्लिट करवा दिया। हम क्या करेंगे, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो है हमारा, पहला आर्ग्यूमेंट हम इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डालते हैं, दूसरा वाला डिपेंडेंट वेरिएबल का डालते हैं, और तीसरा आर्ग्यूमेंट हमारा टेस्ट साइज का है। टेस्ट साइज हमने रखा है 0.2, यानी कि 20% जो डेटा है वो टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, और जो बाकी का 80% डेटा है वो हम लोग ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। रैंडम स्टेट 42 रखने का मतलब ये है कि जब डेटा सेट हमारा जो शफल होगा, तो वो जो हमेशा जब भी हम इस कोड को रिफ्रेश करेंगे तो वो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है वो रिफ्रेश ना हो। ठीक है। तो एक्स ट्रेन के अंदर एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट के अंदर, तो ये हमारे सेपरेट हो गए। देन हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने के की वैल्यू डिफाइन करी, के की वैल्यू मैंने 3 रखी है। देन क्या किया हमने, जो के नियरेस्ट नेबर क्लासीफायर की जो क्लास ऊपर इंपोर्ट करवाई थी उसका एक इंस्टेंस बनाया। इंस्टेंस बनाने के बाद हमने उसके अंदर एक पैरामीटर भी डाला जो कि हमारी के की वैल्यू होगी, और उसको के एन एन के अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ठीक है। अब के एन एन में, अब हमारे पास जो क्लासीफायर है हमारा के एन एन के अंदर स्टोर हो गया। अब हम ट्रेनिंग करवा देंगे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ट्रेनिंग सुपरवाइज लर्निंग है, तो हम लोग इसके अंदर ट्रेनिंग के लिए एक्स भी देंगे और वाई भी देंगे, सुपरवाइज है, लेबल भी देंगे उसको। तो ट्रेनिंग के अंदर हम लोगों ने क्या किया, केएनएन को फिट करवाया एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के ऊपर। एक्स ट्रेन के इंडिपेंडेंट भी दिया और वाई ट्रेन के जो है डिपेंडेंट वेरिएबल भी दिए सारे। उससे इसकी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग होने के बाद हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे। प्रिडिक्ट किस बेस पे करेंगे, अब हम एक्स टेस्ट के ऊपर प्रिडिक्ट करेंगे। वाई टेस्ट हमने क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वही तो प्रिडिक्ट करवाना है हमें। एक्स टेस्ट जब हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करवाया तो वो उसके सारे वेरिएबल्स दे देगा, और फिर हम इसको जो है कंपेयर करवाएंगे जो हमारे जो एक्चुअल टारगेट थे, वाई टेस्ट के अंदर हमारे पास इसके जो है वो टारगेट थे टेस्टिंग के। वाई टेस्ट एक्स टेस्ट के ऊपर हमने ट्रेनिंग करवाई, वाई टेस्ट के ऊपर क्या किया, एक्यूरेसी स्कोर निकाला, वाई प्रोडिक्ट जो कि हमने इसमें डाला था, और इसको इससे हमने कंपेयर करवाया तो उसकी हमें एक्यूरेसी मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ पर रन नहीं करवाया।
ठीक है, तो ये एक्यूरेसी से हमें 100% बता रहा है। ये काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी 100% बता रहा है। लेकिन फिर भी हमें शक है इसके ऊपर कि ये 100% क्यों बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट के की वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और ये देखेंगे। के की वैल्यू पे अगर हमने 6 रखा है यहाँ पे, 6 एक हमारे पास इवन नंबर हो रहा है तो 7 रखेंगे यहाँ। तो देखें यहाँ पे कम हो गई वैल्यू। इस तरीके से हम लोग 11 अगर रखें तो यहाँ पे फिर देखें चेंज होगी। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखना है डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, और जो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ के है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर देनी। तो हम लोग क्रॉस वैलिडेट करके देखेंगे इसको, क्रॉस वैलिडेट करेंगे। क्रॉस वैलिडेशन का आपको पता है कि क्या होता है। हम लोग जो होते हैं क्रॉस वैलिडेशन के अंदर, जो हमारे पास जो पूरा डेटा सेट होता है उसके अंदर सारे के सारे डेटा सेट के ऊपर ये स्ट्रैटेजी ये होती है, एक स्कीम ये होती है कि सारे डेटा सेट के ऊपर ट्रेनिंग हो और सारे के ऊपर टेस्टिंग भी हो। ठीक है, तो उसका ये कोड है यहाँ पे। सबसे पहले हम लोगों ने के फोल्ड की जो ऊपर इंपोर्ट करवाई थी क्लास, उसके अंदर पहला पैरामीटर जाएगा कि कितने स्प्लिट्स बनाने हैं। जो हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट है उसको कितने हिस्सों में स्प्लिट करना है। इसके अंदर हम लोगों ने 5 हिस्सों में इसको स्प्लिट किया है। 5 हिस्सों में हमने शफल को ट्रू कर दिया है यहाँ पे। देखिए शफल करने का हमारे पास फायदा ये होता है। देखिए मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक डेटा सेट है, उसके अंदर डेटा सेट के अंदर सेटोसा सेटोसा, ये दो जगह सेटोसा है। तो हमने क्या किया, ये चार हमारे पर डेटा पॉइंट्स है। हमने क्या किया, 20% जो है वो खाली ट्रेनिंग के ऊपर ले लिया, और ये दो है हमने टेस्टिंग के ऊपर रखा 2%, यानी कि 50-50 हम लोगों ने ट्रेनिंग टेस्टिंग पे रखा। जब हमने इसकी ट्रेनिंग करवाई तो इसकी क्लास के लेबल क्या है, सेटोसा सेटोसा। इसने तो कभी ना वर्सिकलर देखा ना वर्जीनिका देखा, तो उसकी ट्रेनिंग हो गई सेटोसा के ऊपर या सेटोसा के ऊपर। अब जब हमने उसको टेस्टिंग करवाई रियल वर्ल्ड के ऊपर, तो एक क्लास आ गई वर्सिकलर, एक क्लास आ गई वर्जीनिका। तो ये दोनों को भी क्या करेगा, सेटोसा ही दे देगा, क्योंकि इसने ट्रेनिंग ही सेटोसा के ऊपर की है, खाली एक लेवल के ऊपर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से हम लोग बचने के लिए क्या करते हैं, डेटा सेट को शफल कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो है वो डेटा सेट सारी क्लासेस के ऊपर ट्रेन हो। ऐसा पॉसिबल होता है हमारे पास डेटा सेट के अंदर के एक ही जगह के ऊपर सारी क्लास जो है ना सेगमेंट हुई हुई होती है। तो हम लोगों ने इसको शफल करना पड़ता है। तो हमने इसको शफल करा, वही चीज़ रैंडम स्टेट 42 लिख दी, ताकि हम इसको जो जब भी इसको रिफ्रेश करें तो हमें हमें जो है वो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स मिले। ये इसको इंश्योर करता है। ये सीट देते हैं उसको 42। एक्यूरेसी इसको एक हमने एम्प्टी लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारी सारी एक्यूरेसी, तो कितनी हमने नंबर ऑफ 5 स्प्लिट्स किए हैं हमने के फोल्ड के अंदर अपने, तो ये 5 एक्यूरेसीज हमें देगा। एक स्प्लिट के अंदर क्या करेगा, ये बाकी कोड एक को जो है वो टेस्टिंग करेगा, बाकी सब पे ट्रेनिंग करेगा। फिर दूसरे स्प्लिट के अंदर जो है वो अगले वाले को जो है वो टेस्टिंग में लेगा, बाकी सारे को ट्रेनिंग करेगा। इसी तरीके से वो 5 स्प्लिट्स बना देगा इसके अंदर, और अपनी जो है वो ट्रेनिंग करवाएगा इसके ऊपर। तो जब हमने इस पूरे कोड को रन किया और एवरेज रन करने के बाद ये सारी एक्यूरेसीज आई। पहले फोल्ड की एक्यूरेसी 1 आई 100%, दूसरे की 96, एंड सो ऑन, लास्ट वाले की 0.96 आई। हमने क्या किया, यानी यहाँ पे इसकी एवरेज ले ली, एवरेज एक्यूरेसी स्कोर इसका निकाल लिया विथ के इज इक्वल टू 3 यूजिंग 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन 97 इसकी एवरेज एक्यूरेसी है। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल को इवेल्युएट करके लोगों को दिखाते हैं कि हमने इसको क्रॉस वैलिडेट करा है, तो इसकी जो एवरेज एक्यूरेसी आ रही है इस डेटा सेट की हमारे मॉडल के ऊपर 0.95, विच इज इनफ एंड गुड। ठीक है, तो ये था हमारा के एन एन का जो है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। फाइल आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको जो है और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है।